हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सांद्रता पद, जिसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म भी कहते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सांद्रता किसे कहते हैं। तो सांद्रता जो होती है किसी भी दिए गए ताप पर विलयन में या विलयन की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा जो होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता। जैसे मैं पहला पात्र ले रहा हूँ, इसमें विलयन का जो आयतन है कितना है, 1 लीटर है। जबकि दूसरे विलयन में भी जो आयतन है कितना है, 1 लीटर है। किंतु पहले वाले में मैंने विलय जो है आपके NaCl के 2 मोल मैंने घोल के रखे हैं, जबकि दूसरे वाले में जिसका आयतन 1 लीटर ही है, इसमें मैंने NaCl के 5 मोल घोल कर रखे हैं। तो किसमें विलय की घुली हुई मात्रा ज़्यादा है, किसमें है, इसमें है, इसकी सांद्रता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। यदि यहाँ पर मैं 2 ग्राम NaCl लेता और 5 ग्राम NaCl लेता तो भी यहाँ पर विलय जो आपका 5 ग्राम होता, 5 ग्राम NaCl होता, यहाँ पर इसकी सांद्रता कैसी होती, ज़्यादा होती। अर्थात द्वितीय जो पात्र है आपका, सेकंड पात्र है, उसकी सांद्रता कैसी है, ज़्यादा है। कंडीशन ये है, हमको तापमान जो लेना है कितना लेना है, स्थिर लेना है, कांस्टेंट लेना है। मैंने टेम्परेचर लेकर रखा है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विलयन में जितना ज़्यादा विलय घुला हुआ होगा उसकी सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब सांद्रता का जो हम अध्ययन है 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है आपका गुणात्मक है और दूसरा क्या है आपका मात्रात्मक। तो पहला हम देखेंगे गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण और दूसरा जो होगा वह होगा मात्रात्मक विश्लेषण। इसे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। एनालिसिस, जबकि इसे हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा आपका, क्वांटिटेटिव। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था तनु विलयन, जिसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट। और दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्सनट्रेट यानी कि सांद्र विलयन, सांद्र विलयन यानी कॉन्सनट्रेट। कॉन्सनट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यह दोनों आपके गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका कारण यह है कि तनु और सांद्र विलयन सुनकर हमें केवल यह पता होता है कि विलयन में विलय कम मात्रा में है या फिर ज़्यादा मात्रा में है। कितनी मात्रा में है यह हमें तनु या सांद्र विलयन के द्वारा पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने गुणात्मक के अंतर्गत तनु और सांद्र विलयन रखा है। किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 4 मोल, 5 मोल, कितनी मात्रा है, इसका जो हमको एनालिसिस होगा या विश्लेषण होगा वह हमें मिलेगा क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक विश्लेषण में। और इस विश्लेषण में हम यहाँ पर यह जान सकेंगे कि कितनी मात्रा में हमें विलय विलयन में उपस्थित है। अब यह इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि किसी भी विलयन की सांद्रता का हमें यानी कि गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण का हमें पता होना आवश्यक है। उसका कारण यह है कि एक जो विलयन होगा उसकी सांद्रता अगर अलग अलग होगी, विलय की घुली हुई मात्रा अगर अलग अलग होगी तो विलयन का गुणधर्म भी परिवर्तित तो हो सकता है। जैसे कि अगर बात करते हैं 1 ppm जो फ्लोराइड है, ये एक प्रकार का सांद्रता पद है। 1 ppm फ्लोराइड आयन जो जल में उपस्थित होगा, यह मानव के जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, उनके दांतों के क्षरण को रोकने में सहायक है। यह दांतों के क्षरण को रोकने में सहायक है यानी यूजफुल है। अगर सांद्रता कितनी हो, 1 ppm फ्लोराइड आयन किस में उपस्थित हो, अगर जल में, तो यहाँ हमारे लिए कैसा है, लाभदायक है। कैसा है अपना, लाभदायक है। किंतु अगर जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ गई और सांद्रता बढ़कर 1.5 ppm या इससे ज़्यादा हो गई किसमें, जल में, तो यह हमारे लिए कैसा होता है, टॉक्सिक होने लगता है। यह दांतों के क्षरण में सहायक होता है, दांतों के क्षरण को रोकता नहीं है, उल्टा दांतों के
क्षरण में सहायक होता है, यानी हमारे लिए फिर कैसा होने लगता है, ये हार्मफुल या हानिकारक होने लगता है। सामान्यतः अत्यधिक मात्रा का जो फ्लोराइड आयन होता है वो टॉक्सिक होने लगता है। जैसे सोडियम फ्लोराइड जो होगा, इसमें फ्लोराइड आयन जो होता है अधिक मात्रा में होने के कारण टॉक्सिक होता है, और चूहे मारने की दवा में हम सोडियम फ्लोराइड का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमें मात्रा पता है तो हम जान सकते हैं कि कौन सा जल आपके लिए लाभदायक है और कौन सा कैसा है, हानिकारक। तो इस प्रकार हमें मात्रात्मक विश्लेषण का पता होना परम आवश्यक है। अब अगर हम बात करते हैं सांद्रता पद की, तो सांद्रता को मेजर करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की सांद्रता पद यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पहले एक बार सारी सांद्रता पद लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं, और इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसा पहला हो जाएगा आपका मोलरता, दूसरा मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, सामर्थ्य या इसी को हम लोग शक्ति के भी नाम से जानते हैं, ppm, ppb। इसके अलावा नॉर्मलता मैं लिख चुका हूँ। प्रतिशतता भी अलग अलग प्रकार की पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता, फिर पढ़ेंगे हम लोग भारानुसार, और फिर हम लोग पढ़ेंगे भार आयतन W/V परसेंटेज। तो इतने प्रकार की हमें सांद्रता पद यूज़ करना है। अगर हमें किसी का सांद्रता पद पता हो, सांद्रता अगर आपको पता हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपको अगर किसी की मोलरता अगर पता हो फिक्स, तो वह आपका क्या कहलाएगा, मात्रात्मक। वह आपका क्या कहलाएगा, मात्रात्मक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1 मोलर NaOH, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर जो विलयन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल है। कितने मोल हैं, 1। आप मात्रात्मक तरीके से बता सकते हैं कि 1 लीटर जल में जो आपके NaOH के मोल हैं वो कितने हैं, आपके 1 मोल यहाँ पर उपस्थित है। अब अगर हम बात करते हैं इन सांद्रता पद की, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको सांद्रता फिक्स पता हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, मानक विलयन। क्या कहते हैं, मानक विलयन। तो एक न्यू टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मानक विलयन। मानक विलयन, इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो या जिसकी सांद्रता हमें क्या हो, पता हो, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, मानक विलयन। जैसे कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का मानक विलयन है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि 1 लीटर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल मौजूद हैं, 1 मोल। तो यह एक प्रकार का क्या होगा, मानक या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। जैसे 1 ppm आपका फ्लोराइड आयन, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। हमें यहाँ पर पता है कि विलयन आपका कितना है, अगर 1 मिलियन अगर है, तो उस 1 मिलियन विलयन में हमारे जो आपके फ्लोराइड आयन है उसका कितना भाग उपस्थित है, 1 भाग यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। तो इस प्रकार यह जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स अगर आपको पता हो कि कितने मोलर है, कितने नॉर्मल है, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता हमें पता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक विलयन। अब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रकार की सांद्रता पदों का अध्ययन करेंगे। किंतु अगर हम बात करते हैं विलयन की, तो विलयन जो आपका होता है उसमें आपके 2 घटक कम से कम मौजूद होंगे। एक होगा आपका विलेय और दूसरा आपका कैसा होगा, विलायक। हम विलायक को शुरू से B मानकर चल रहे हैं, A मानकर चलेंगे हम लोग, और विलेय को हम शुरू से क्या मानकर चलेंगे, B। विलेय को हम लोग सॉल्यूट और विलायक को हम लोग सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। जो विलेय होते हैं वो अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु विलायक जो होते हैं अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं। विलेय किसी भी विलयन में विलेय 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, किंतु विलायक जो होगा वह 1 से ज़्यादा नहीं होगा। कितना होगा, केवल 1 होगा। विलेय और विलायक आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, अक्रियाशील होना चाहिए, और आपस में मिलकर कैसा मिश्रण बनाना चाहिए, समांगी मिश्रण या समांगी विलयन बनाना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इस जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, और सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वह होगा हमारा सामर्थ्य। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग देखेंगे क्या, सामर्थ्य। इसे शक्ति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति, स्ट्रेंथ। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एस से। हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, हम जितनी भी सांद्रता पद होंगी, कंसंट्रेशन टर्म्स जो होंगी, कंसंट्रेशन टर्म्स, इनको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला ऐसा सांद्रता पद जो तापमान पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इनमें भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे टर्म जो होंगे आपके क्या लाएंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। और ऐसे कुछ टर्म्स होंगे आपके, पद होंगे जो तापमान बढ़ा दो या घटा दो तो इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे टर्म आपके होंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार हम यहाँ पर दो प्रकार से सांद्रता पद को डिवाइड करेंगे। पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट जो तापमान पर निर्भर करते हैं, और दूसरा जो होगा वो तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे, तापमान से कैसे रहेंगे? वो स्वतंत्र रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे? सामर्थ्य या शक्ति, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो सामर्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। तो आपकी सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे हो जाएगा आपका विलियन का लीटर में आयतन। तो हम यहां पर देखेंगे सामर्थ्य बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। हमने शुरू से विलेय को क्या मानकर चला है? बी, और ग्राम में मात्रा यानी क्या हो जाएगा आपका? WB अपॉन विलियन। इसका मतलब ना तो ए ना तो बी दोनों ही होंगे, और चूंकि यहाँ पर आयतन की बात हो रही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आयतन किस में हो जाएगा आपका? लीटर में। किंतु अगर आपको आयतन किस में दिया हो? मिलीलीटर में। यदि आपको आयतन किस में दिया हो? मिलीलीटर में दिया हो तो मिलीलीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में, क्योंकि डेफिनेशन से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि विलेय की जो ग्राम में मात्रा किस में घुली हुई? प्रति लीटर में। लीटर में आपकी घुली हुई ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? इसकी सामर्थ्य कहलाएगी। इसका मतलब आपका आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। जैसे अगर आपके पास 500 मिलीलीटर अगर आपके पास विलियन है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 का हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिवाइड। तो मिलीलीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तो हम यहाँ पर भी 1000 का डिवाइड करेंगे तो 1000 आपका कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो इस प्रकार जो सामर्थ्य बराबर हमारा निकल कर आएगा, क्या आएगा? WB इंटू 1000 अपॉन आपका हो जाएगा क्या? VmL। अब हम बात करेंगे इसकी इकाई की। तो इसकी जो इकाई होगी वह क्या होगी? यूनिट। ऊपर क्या दिया गया है आपको? ग्राम में मात्रा, यानी क्या हो जाएगा? ग्राम, और नीचे क्या है आपका? लीटर। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी अपनी? ग्राम लीटर इनवर्स या ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार यह हो जाएगा हमारा क्या? शक्ति या सामर्थ्य। अब हम बात करते हैं दूसरे सांद्रता पद की, और दूसरा सांद्रता पद जो है वह क्या है आपका? मोलरता। दूसरा सांद्रता पद क्या है आपका? मोलरता। मोलरता की अगर हम बात करते हैं तो मोलरता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरता के बराबर आपका क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे हो जाएगा आपका विलियन का लीटर में आयतन। तो मोलरता बराबर मोल। किसके मोल? मोल यानी क्या होगा आपका? स्मॉल n। विलेय यानी क्या हो जाएगा आपका? B बटे विलियन का लीटर में आयतन। तो यहाँ पर विलियन किस में हो जाएगा आपका? लीटर में। अगर मैं यहाँ पर आयतन जो विलियन का है मिलीलीटर में दिया गया हो तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 का क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा ये वाला। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन VmL हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोलों की। तो मोल को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल n से, और मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान। चूंकि मैं B के मोल की बात कर रहा हूँ तो B के ही मोल हो जाएंगे, और B का ही क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो मैं NB के प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूँ? WB अपॉन MB इंटू हो जाएगा यहाँ पर 1000, और यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम
इन ml। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट या इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। तो ऊपर आपको क्या दिया गया है, मोल, ऊपर क्या दिया गया है आपको, मोल, और नीचे क्या दिया गया है आपको, आयतन। तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स। अब चूंकि हमने कंसंट्रेशन टर्म लिया था, कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अगर हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होंगी वो किससे संबंधित होंगी, आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड जो टर्म होगी, किससे संबंधित जो होंगी, वॉल्यूम से संबंधित जो टर्म होगी वो आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मास या वेट से संबंधित, भार से संबंधित, किससे संबंधित, भार से संबंधित जो टर्म होंगी वो आपकी कैसे हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब अगर हम बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, सामर्थ्य की। किसकी बात करते हैं, सामर्थ्य की। पहले इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। आपके पास एक रबर दिया गया है, आपके पास क्या है, अगर रबर को आप स्ट्रेच करेंगे, रबर को आप स्ट्रेच करेंगे तो उस रबर का आयतन तो चेंज होगा, किंतु आप मुझे बताइए क्या उसका भार चेंज होगा, क्या नहीं होगा। तो एक आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो सकता है किंतु मास में जो परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, एक दूसरी बात हम बात करते हैं, आपके पास पत्थर रखा गया है, पत्थर का क्या होता है, भार, और पानी रखा गया है, पानी का हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लीटर में बात करते हैं, आयतन जो होगा आपका। आप मुझे बताइए तापमान बढ़ाने पर पत्थर पे ज़्यादा चेंजेस आएंगे कि जो आपके पानी जो रखा गया है पानी में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो ऑफकोर्स किस में ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, पानी में। पानी आयतन से संबंधित है और जो पत्थर है वो भार से संबंधित है, इसीलिए तापमान बढ़ाने पर पानी में चूंकि ज़्यादा परिवर्तन होगा, इसलिए आयतन जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो भार है पत्थर का भार होगा, पत्थर जो होगा आपका टेम्परेचर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग सामर्थ्य की, तो सामर्थ्य में हम देखेंगे विले की भले ही ग्राम में मात्रा हो, किंतु विलियन का यहाँ पर क्या है, लीटर में आयतन ज़्यादा। बड़ी यूनिट कौन सी है आपकी, विले। आपको अगर मैं बता दूं, विले, विलायक और विलियन में सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका, विलियन। किंतु विले और विलायक में ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा आपका, विलायक। और विलायक और विलियन में ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा आपका, विलियन। यानी सबसे बड़ा आपका होगा विलियन और कम आपका विले, और सबसे छोटी यूनिट क्या होगी आपकी, विले। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप बोलेंगे यहाँ पर विले भी है और विलियन भी है, तो आप मुझे खुद बताइए कि ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा आपका यहाँ पर, ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा आपका, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। और सॉल्यूशन के लीटर आयतन की बात की गई है या भार की बात की गई, तो किसकी बात की गई है, लीटर यानी आयतन की बात की गई है। और आयतन आपका कैसा टर्म होता है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि सामर्थ्य जो है वो कैसी टर्म है आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। कैसी टर्म है आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अगर बात करते हैं मोलरता की, तो मोलरता भी आपकी कैसी टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। कैसी टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। यानी कि ये कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मोलरता में क्या होगा, परिवर्तन होगा, या फिर किस में परिवर्तन होगा, सामर्थ्य या शक्ति में परिवर्तन होगा। मोलरता इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यहाँ विले के मोलों की संख्या है, यहाँ पर विलियन की बात की गई, तो विले और विलियन में चलेगी किसकी, विलियन की। और विलियन का यहाँ पर किसकी बात की गई है, लीटर यानी आयतन की बात की गई है, तो यहाँ पर जो मोलरता होगा वो कैसा होगा आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, कंसंट्रेशन टर्म होगा। अब हम बात करते हैं मोलरता की, तो यह क्वेश्चन हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि मोलरता बराबर क्या होता है आपका, मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलियन का लीटर में आयतन। आप मुझे बताइए कि यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा, तापमान बढ़ाने पर आप मुझे ये बताएं कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आसान सी बात है कि यदि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आयतन क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, क्या करेगा, फैलेगा। अगर आयतन अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी यानी घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होने वाला है, इस बार कम होने वाला है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा, आयतन जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, आयतन बढ़ जाएगा और घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप मुझे खुद बताइए कि यदि आयतन बढ़ गया, हम जानते हैं मोलरता, ये आपका मोलरता है और यहाँ आपका ये क्या है, आपका आयतन। अगर आयतन बढ़ गया तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताइए मुझे, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका कारण क्या है, आयतन जितना ज़्यादा
मूलरता क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे एक मैं सामान्य उदाहरण लेता हूँ, उस सामान्य उदाहरण में अगर मैं देखता हूँ टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट लेके रखा है, पहली कंडीशन में मैंने लेके रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी कंडीशन में मैं कितना ले लेता हूँ यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि मोलों की संख्या कितनी है, मोलरता बराबर है, यहाँ मोलों की संख्या कितनी है, मान लीजिए कि 2, कितने मोल हैं आपके 2 मोल, और आयतन अगर आपको दिया है कितना, आयतन अगर आपको दिया गया यहाँ पर 100 ml, कितना दिया गया है आपका 100 ml, तो मोलरिटी क्या होगी। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो मोलों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, विले के मोल तो आपके उतने ही रहेंगे, किंतु जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़कर मान लीजिए कितना हो गया 120 ml, क्योंकि डेंसिटी क्या होने वाली है 120 ml। तो नीचे के डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। मोलरिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि यहाँ पर मोलरता, जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आयतन बढ़ा, ये बढ़ा तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मोलरिटी है वो कैसी टर्म है आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमने टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया, फिर आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, और अगर आयतन बढ़ गया तो मोलरता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार मोलरता और जो सामर्थ्य है वह कैसा टर्म है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अब हम बात करेंगे अदर कंसंट्रेशन टर्म्स की। अदर कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने से पहले हम सर्वप्रथम मोलरता और सामर्थ्य के मध्य संबंध देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य बराबर क्या होता है आपका, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, आपका वॉल्यूम ml में अगर हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1000, और मोलरता बराबर अगर हम देखें तो मोलरता बराबर क्या होता है, WB/mb इंटू 1000, और आपका यहाँ पर क्या होता है VmL। हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ बराबर आपका WB इंटू 1000/VmL होता है। तो क्या मैं इसके स्थान पर स्ट्रेंथ रख सकता हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ बराबर W 1000/VmL है। हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, मोलरता इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन mb। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू mb। यहाँ स्ट्रेंथ जो है वो आपकी क्या है, सामर्थ्य है, क्या है आपकी सामर्थ्य। कैपिटल M आपकी मोलरता है, जबकि B आपका विलेय है और M उसका अणुभार है, तो हो जाएगा विलेय का अणुभार। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको मैंने कहाँ कर दिया है, जल में घोलकर कितना मैंने बनाया 500 मिलीलीटर विलयन बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर मोलरता भी निकालना है और सामर्थ्य दोनों मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, मोलरता निकाल लेता हूँ। तो मोलरता बराबर WB/mb इंटू 1000 क्या होगा आपका VmL। तो प्रश्न में हम देखते हैं WB ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है 2, और जो विलियन का आयतन कितना दिया गया आपको, VmL आपको 500 दिया गया है। ये तो 1000 आपका प्रश्न में ही है। आणविक द्रव्यमान अगर हम इसका देखते हो कितना होता है 40, क्योंकि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके 2 टाइम्स चला जाएगा, आपका हो जाएगा आपका 4/14। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.1 मोलरिटी। अगर आपको सामर्थ्य निकालना हो तो हम जानते हैं कि सामर्थ्य बराबर आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरता गुणा मोलर मास होता है आपका। तो सामर्थ्य हमें दी गई है, सामर्थ्य कितनी है, नहीं सामर्थ्य हमें निकालना है। तो सामर्थ्य बराबर मोलरता हमें पता है कितनी है, मोलरता 0.1, और मोलर मास जो है वो कितना है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है। तो निकल आएगा हमारा सामर्थ्य कितना, 4 ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार आपको रिलेशनशिप पता हो, जैसे हमें यहाँ पर मोलरता और सामर्थ्य में रिलेशनशिप हमें पता थी, तो हमने यहाँ पर आसानी से दोनों में रिलेशनशिप पता होने की वजह से मोलरता और सामर्थ्य हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में, जिसका नाम जो है क्या है, मोललता। क्या है, मोललता। मोललता की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। इसकी अगर हम डिफाइन करेंगे तो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, विलियन में उपस्थित, अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विलायक में उपस्थित। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या उस विलियन की मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर हो जाएगा आपका विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के
मोलों की संख्या और बटे में आपका हो जाएगा क्या, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। हम यहाँ पर देखेंगे स्मॉल m इजकल टू विले यानी आपका भी हो जाएगा b, मोल यानी कि n, तो हो जाएगा आपका NB अपॉन विलायक यानी कि आपका हो जाएगा a, किलोग्राम में द्रव्यमान यानी कि W, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WA। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, किलोग्राम। लेकिन यदि अगर WA किस में हो, ग्राम में हो, तो मैं इस ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करूंगा। इसके लिए मुझे 1000 का यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 कहाँ जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान। ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा आपका क्या, WA। तो इस प्रकार मोललता बराबर आपका हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा अपॉन WA। अगर हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी, मोल, क्योंकि ऊपर क्या आपका मोल और अपॉन में आपका हो जाएगा क्या, किलोग्राम। तो यहाँ पर इसकी यूनिट बन जाएगी मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल प्रति किलोग्राम। और हम बात करते हैं क्या ये सांद्रता पद टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विलेय और विलायक में बड़ा कौन है, विलायक। विलायक की आयतन की बात की गई है या किलोग्राम की बात की गई है, तो विलायक के यहाँ पर किलोग्राम यानी द्रव्यमान की बात की गई है। द्रव्यमान से संबंधित जो टर्म होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात जो मोललता जो है वह आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगी। तो यह हो जाएगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोललता, अभी तक जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ा है उसमें मोललता आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है फॉर्मलता। हमने ये शायद तीसरा था, चौथा। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल F से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की जो संख्या होती है वह उस विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। सबसे पहली बात, ये जो टर्म है हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी भी यौगिक का वियोजन हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, संगुणन हो रहा हो। सामान्यतः हम ये वियोजन और संगुणन जो होगा वह वांट ऑफ कारक में, हम लोग वांट ऑफ फैक्टर में इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि किसी भी यौगिक का वियोजन या संगुणन हो रहा हो, सामान्यतः हम यहाँ पर क्रिस्टल लेते हैं। कौन से क्रिस्टल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आयनिक क्रिस्टल। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आयनिक क्रिस्टल। उनकी हम लोग सामान्यतः क्या ज्ञात करते हैं, फॉर्मलता। फॉर्मलता और मोलरता में ज़्यादा प्रेफरेबल जो होता है वो कौन सा होता है, आपका मोलरता होता है आपका। तो फॉर्मलता का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब संगुणन हो रहा हो या क्या हो रहा हो, आपका वियोजन हो रहा है। और फॉर्मलता बराबर आपका क्या होता है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार, विलेय के ग्राम सूत्र भार और बटे में आपका हो जाएगा क्या, विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। हम यहां पर देखेंगे फॉर्मलता बराबर ग्राम सूत्रभार को ग्राम फार्मूला मास, किसके, ए के या बी के, तो बी के। और विलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास की, ग्राम सूत्रभार की। तो ग्राम सूत्रभार बराबर क्या, आपका ग्राम फार्मूला मास बराबर, ग्राम फार्मूला मास बराबर क्या होता है आपका, ग्राम में मात्रा बटे फार्मूला मास यानी सूत्रभार किसका, बी का। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 1000 और अपॉन में हम यहाँ पर क्या लेंगे, VmL। बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो हमें दिखाई दे रहा है विलेय के ग्राम है, किंतु विलियन का क्या है, लीटर में आयतन। विलियन आपका यहाँ पर डोमिनेटिंग है, विलियन का आपका आयतन दिया गया है, यानी फॉर्मलता जो होगी आपकी कैसी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट हम अगर इसकी लिखेंगे तो यूनिट हो जाएगी आपकी ग्राम फार्मूला मास अपॉन लीटर, यानी हो जाएगा ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर या फिर लीटर इनवर्स। तो इस प्रकार हमने आज
4 कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी कर लिया। अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल या कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 6 ग्राम एसिटिक एसिड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 ग्राम हम क्या ले रहे हैं अपना CH3COOH। एसिडिक एसिड, ये जो आपका एसिड है कैसा एसिड होता है आपका, ये वीक एसिड होता है। और इसका हमने क्या किया है, 1 लीटर विलियन बना के रखा है। क्या किया हमने यहाँ पर, 1 लीटर विलियन बनाया है हमने। आपको यहाँ पर फॉर्मलता व मूलरता, हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मलता और मूलरता दोनों निकालना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, मूलरता निकाल लेते हैं। तो मूलरता बराबर आपका क्या हो जाएगा, WB कितना दिया आपका 6, और MB इसका कितना होगा, मूलर मास कितना होगा इसका 60 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा क्या 1000 क्यों लेना, चलो ठीक है 1000 ले लेता हूँ। तो अगर मैंने 1000 लिया है तो हमको आयतन कितना लेना पड़ेगा, लीटर में या मिलीलीटर में, मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1000। आप चाहते तो आयतन अगर लीटर में लेते तो ऊपर आपको 1000 रखने की ज़रूरत नहीं थी, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 1/10। तो आपकी मूलरता जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 आएगी। किंतु अगर मुझे फॉर्मलता की बात करना है तो फॉर्मलता इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा आपकी कितनी है 6, ये आपका हो जाएगा। आयतन आपका किस में ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लीटर में ले रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या रखना है, सूत्रभार। तो सूत्रभार अगर मैं रखूँगा तो इसका फॉर्मूला मास जो होगा वो कितना होगा 120। उसका कारण क्या है कि CH3COOH जब इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में संपर्क में आते हैं तो ये आपका दूसरा CH3C, ये एक आपका एसिड का मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, जब ये आपस में संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, संगुणन। और संगुणन जब करके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक संगुणित द्विलक का निर्माण करते हैं, जिससे इसका अणुभार कितना हो जाता है 120। तो यहाँ पर जो अणुभार होगा कितना हो जाएगा 120। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/20। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.05। तो इस प्रकार मूलरता इसकी आ रही है 0.1, जबकि जो फॉर्मलता है वो कितनी आ रही है अपनी 0.05।